श्रुति जी मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, आप क्या मानती है, वाकई जो इस्लामाबाद में एक बार फिर से नए सिरे से तैयारी की जा रही है, कुछ सफल होता दिखाई दे रहा है? जी आई एम सॉरी टू से कि मुझे तो इसमें कोई सफलता इस वक्त नहीं नजर आ रही, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं वो एक बात पे बहुत जोर से अड़े हुए हैं हम्म। कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट होगी कि नहीं होगी फ्यूचर के अंदर। हम्म। यूएसए ने अपना थोड़ा स्टांस मेरे हिसाब से हल्का किया है। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 20 साल तक नहीं होगी, और 20 साल के बाद आप सिविल वाला न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं। पर ईरान जो है अभी भी उस न्यूक्लियर 3% जो उनको सिविल यूज के लिए, पावर जनरेशन के लिए जो उनको जरूरत है, उसके लिए वो अड़ा हुआ है। और ये पॉइंट उनका, ये इस वार्तालाप में नहीं, इससे पहले की भी, उसके पहले की भी, ये युद्ध से पहले की भी, ये पिछले 12 महीने से जो इन लोगों का, जो पहले युद्ध के बाद से जो जितनी बातचीत चल रही है, इसी पॉइंट पे आके ये लोग अटक जाते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो है ईरान का बाकी अपने नॉन स्टेट एक्टर्स जो हिजबुल्लाह, हुतीस, हमास और आई थिंक बद्र, और ऐसे कुछ 12 नॉन स्टेट एक्टर्स को वो फंड और आर्म और आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है। तो उनको रोकने की बात करी गई है, और ईरान ने उसके जवाब में गारंटी मांगी है कि दोबारा कभी यूएसए और उसके अलाइड पार्टनर्स जो हैं वो कभी ईरान पे हमला नहीं करेंगे। बट ये दोनों पॉइंट्स पे वो अटके हुए हैं, क्योंकि ना इनको कहीं पे भी पॉइंट ऑफ कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। जी। तो इसमें अगर ईरान पीछे हटता है और बोलता है कि हम न्यूक्लियर एनरिच नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से एक जो आप विजिट और ध्यान में रखिएगा कि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान के लोग जो हैं वो गए थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर गए थे रशिया। तो मेरे हिसाब से जो एनरिच्ड मटेरियल है उसको निकाल के किसी दूसरे कंट्री में ले जाने वाला क्लॉज शायद रशिया उनकी मदद करने के लिए शायद तैयार हुआ है। जी। तो ये एक बात, ये एक ट्रम्प के पॉइंट जो है उनको शायद वो मानने को तैयार है। पर ईरान जीरो एनरिचमेंट में अगर गया तो उसकी ये हार मानी जाएगी, क्योंकि वो इसी पॉइंट पे कई दिनों से लड़ भी रहा था। तो ये जो एक जो भी अब युद्ध है, ये इस न्यूक्लियर लाइन के ऊपर आके खड़ा हो गया है। कौन झुकेगा, वो जो झुकेगा वो बोला जाएगा कि वो उसको हार कबूल करी है उसने अपनी, और जो नहीं झुकेगा, जो अड़ा रहेगा, वो इन पॉइंट्स पे तो वो अपने अपने आप को विजेता घोषित कर सकता है। रत्ता साहब और मेरे साथ इस सब के मौजूद है। अंदर रत्ता साहब, वैसे तो मुझे लगता है कि उम्मीद कम ही है, जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने बताया, लेकिन बेहतर होगा कि भाई अलग अलग तरीके से, चूंकि पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, तो पाकिस्तान पहले जाकर बात कर ले कि भाई देखो ये शर्तें हैं। बीच में तो ये भी हो गया था पहली वार्ता में कि भाई हमें बताया ही नहीं कि ये शर्तें हैं, हमसे बिना पूछे उल्टा सीधा काट पीट के वहाँ यूएस भेज दिया, यूएस ने कह दिया पाकिस्तान ने धोखा कर दिया। तो इससे बेहतर है कि एक उम्मीद जागे, पहले ही दोनों देशों के पास अलग अलग बात कर ली जाए कि भाई ये इनकी शर्तें हैं, ये इनकी शर्तें हैं, मानोगे तो नहीं, बता दो यार, नहीं तो खाम खाम में क्यों, वैसे ये हालत खराब है, पैसे खर्च होंगे मेहमान नवाजी में। अच्छा, मेरे ख्याल में आप लोगों को डिप्लोमेसी जो है वो सीखने की जरूरत है। आप, मुझे नहीं पता कि कौन से यूएस ऑफिशियल ने ये बात कही है कि पाकिस्तान ने धोखा कर दिया है। हमने तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो यही कहते सुना है कि वहां पे एक जबरदस्त लीडरशिप है, एक जबरदस्त जो है लोग हैं जो इस सारा मामला जो है कंडक्ट कर रहे हैं। ये सारी जो बातचीत है वो उनके थ्रू हो रही है। दे ट्रस्ट अस, और इसी ट्रस्ट की वजह से दुनिया को पाकिस्तान जो है वो अमन लुटाने में कामयाब रहा है। अभी तक भी अगर देखें तो अगर सीज फायर हुआ है और वो उस सीज फायर का जो है वो एक्सटेंशन हुआ, फिर अभी तक दोबारा से उसका वॉर का स्टार्ट ना होना, ये सारी पाकिस्तान की सक्सेस है। आई थिंक इसको इंडिया को भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपके एक नेबरिंग कंट्री ने इतनी बड़ी जो वॉर थी उसको टाल दिया, और अब दुनिया को अमन लुटाने की उस पोजीशन में है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये समझिए कि जो मेरे पास इतलात हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी जो आपकी पैनलिस्ट है वो कह रही थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर जो है वो बात फंसी हुई है। तो यस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो जो ईरान जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब जो इतलात आ रही है उसमें किसी टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट हो गया है कि इतने टाइम के लिए जो है, या इतने टाइम के बाद जो है ईरान जो है वो अपनी जो यूरेनियम है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। और जहां तक बात है कि जो उसके पास ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम का एसेट है, वो उसका क्या करेगा, वो किस मुल्क के हैंड ओवर करेगा,
तो ईरान जो है अभी तक उसके ऊपर भी एग्री नहीं है, और ईरान जो है वो चाहता है कि जो इन्वेस्ट यूरेनियम है वो उसी के पास रहे, ना कि वो किसी और मुल्क के पास जाए। तो आई थिंक यहाँ पर जो भी मीडिएशन का रोल है हमारा, वो मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरती से जो है अभी तक अदा किया जा रहा है। और एक और जो न्यूज अभी आ रही है वो ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा जो है उसमें लीनियंसी शो की है, और किसी फाइनल कंक्लूजन पे जो है बात पहुंच जाएगी। चलिए, मेरे साथ अनुज माथुर साहब मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, जब पहली वार्ता हो रही थी तो मुझे लगता है कि वहां से एक दूसरी भाषा में नोट बन के आया था, जिसका अंग्रेजी में जो है तर्जुमा किया और वो वहां भेज दिया गया, और जो लिखना था वो नहीं लिखा, कुछ बातें काट दी गई तो वो बयान आया। शायद रत्ता साहब को जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रत्ता जी कह रहे हैं कि भाई भारत को पाकिस्तान से डिप्लोमेसी सीखनी होगी, तो क्या वाकई डिप्लोमेसी सीखने की ज़रूरत है भारत को? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस तथ्य में, इस स्टेटमेंट में कोई भी जरा भी दम है। डिप्लोमेसी किसको किससे सीखनी है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और फिलहाल जो मुद्दा मेरे हिसाब से मनोज जी ये है कि हम ये बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ ईरान और यूएस में क्या हो रहा है। तो जो डिप्लोमेसी भारत ने दिखाई है वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। भारत एकमात्र देश ऐसा रहा है जिसके कि संवाद के चैनल्स हर देश से खुले हुए हैं। देखिए, जब आप शांति की बात करते हैं या किसी युद्ध की बात करते हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं मनोज, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर शामिल होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इसमें इजराइल भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और एक बहुत बड़ा इशू है, और अगर जो देश जो इजराइल के वजूद को नहीं मानता, जो जो ये कहता है कि इजराइल को रहने का हक नहीं है, आज तक उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है, तो वो किस प्रकार से इस इवेंचुअली इस चीज को आगे बढ़ा पाएगा। तो जहां तक डिप्लोमेसी किसको किससे सीखनी है, ये एक मूव क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, और पूरी दुनिया भारत की डिप्लोमेसी की कायल है, और इसमें कोई संदेह की मुझे लगता है गुंजाइश नहीं है। फिलहाल मुद्दा यह है कि आगे जाके होगा क्या। मेरा ये मानना है कि जी, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, ये इशू को अगर हम ये देखेंगे कि पिछले साल जून में शुरू हुआ था या 28 फरवरी को इस वर्ष शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है हम लोग इसकी सही तह में नहीं पहुंच पाएंगे। ये इशू 1979 से चल रहा है। 47 वर्षों से ईरान के ऊपर हजारों सैंक्शंस अमेरिका ने लगा करके रखे हुए हैं। तो उस समय से ये इशू चल रहा है, और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आपकी जो रिजीम है, बात लोगों की नहीं होती है, लोग कुछ भी अपनी फीलिंग्स कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब रजीम ये कहती है, देश का नेतृत्व ये कहता है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इजराइल हैज नो राइट टू सर्वाइव, इजराइल की कोई विश्व के मानचित्र पे स्थान नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए कई कई दबाव की नीति बनाई जा रही थी। और पूरी दुनिया जानती है कि कौन कौन से देश हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसमें भी किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लश्कर कहाँ है, जैश कहाँ है, हिजबुल कहाँ है, और ये उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, और आईएस कहाँ है, और किसका टीपीटी को किसने किसने तैयार किया। और जनरल साहब, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, आपने बड़ी एक जबरदस्त बात की है, एक बात करना चाहता हूँ आपसे, एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक आपने कहा कि दुनिया को सीखना चाहिए। सिर्फ एक प्लीज एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कहानी जो है वो एंड पे जैश ए मोहम्मद और ये फलां 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 जल्दी बोलिए। मुझे आइडिया था इस बात का। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी 2024 में जो है पूरी दुनिया ने एक ट्रीटी साइन किया है, जिसमें इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर 124 मुल्कों ने जो है साइन किया है, और इंडिया जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट इजराइल के साथ खड़ा था, उसको वोट किया उसने। तो डिप्लोमेसी दुनिया से इंडिया को सीखनी चाहिए या इंडिया को दुनिया से सीखनी चाहिए? ये बात मैं बिल्कुल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। ये आप इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, ये पूरी आप दुनिया को सब पता है कौन क्या है। और जितने भी जो मैंने जो बातें बताई है, उसको मैं फिलहाल जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जो बात बता रहा था वो ये थी कि चूंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जो कि कई वर्ष कई दशकों से ये मुद्दा चला आ रहा है, और दोनों तो, देशों के बीच हाँ, बहुत ज्यादा तल्खियां हैं और जो कि खत्म नहीं हो रही हैं, और उन तल्खियों के कारण मुझे लगता है कि एक अशांति वैश्विक माहौल बना हुआ है। श्रुति दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, क्या उम्मीद लगाई जाए या वही होगा जो पिछली 2 वार्ता में हुआ है?
उम्मीद इस वार्ता में हो या ना हो, मुझे इस बार तो कम लग रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब ये कॉस्ट ऑफ वॉर यूएसए के लिए ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी 60 डे की जो फ्री ट्रायल मोड होता है वॉर का यूएसए के अंदर, वो खत्म हो गया था 1 मई को। जी। और उसके बाद उन्होंने अपना ये जो ऑपरेशन है इसको खत्म बताया था। ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस को डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपडेट किया है कि ये हमारा जो है वॉर एपिक फ्यूरी, ये जो ऑपरेशन है वो वॉर तो मानते नहीं है उसको, वो एक एक्शन मानते हैं। तो वो उस एक्शन का एंड हो गया है 1 तारीख को। इसीलिए अब वो नए नए नाम ढूंढ रहे हैं और हर नए नाम के साथ वो नया ट्राई कर जी। रहे हैं, क्योंकि अगर उसी नाम के अंडर उनको इस एक्शन को कंटिन्यू रखना है तो उनको कांग्रेशनल अप्रूवल की जरूरत होगी, और ये थोड़ा इस वक्त उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है, बिकॉज इस वॉर की जो है यूएस पब्लिक के अंदर उतनी सहायता नहीं है। तो एक तरह से ट्रम्प के हाथ थोड़े बहुत बंधे हुए हैं, थोड़े बहुत मैं कह रही हूँ, हो सकता है वो अपने ही, और इसीलिए आप ईरान की तरफ से 1 मई के बाद से जितने एग्रेशंस देख रहे हैं या अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, वो भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यूएसए जो है वो किसी तरह से अपना ये जो संयम का बांध है वो तोड़े, और उसके बाद वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उनकी जो है फौज और ट्रम्प की रजीम जो है वो खड़ी हो जाएगी, तो वो इलीगल हो जाएगा जो भी उनका एक्शन होगा। तो वो एक तरह से दोनों ही देश जो है एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। ईरान के हाल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हमें पता ही है कि पिछले युद्ध के बाद से उनके अंदर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था, और जो प्रोटेस्ट जनवरी में देखे गए थे उसका सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि जो है लोगों का जो शॉपकीपर्स थे उनको बिजनेस नहीं आ रहा था, उनकी जीविका चलनी मुश्किल हो रखी थी। तो ये इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो उसका सही है कि उनके ऊपर भी इकोनॉमिकली प्रेशर बन रहा है, और साथ में जो उनके तेल के जो हर बार जो उनके जो पोत जाना चाह रहे हैं वो जो है आपके वो तोड़ दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, वापस लौटा दिए जाते हैं, तो शैडो फ्लीट्स उनकी भी इम्पैक्ट हो रही हैं, तो इकोनॉमिकली उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो दोनों देश के ऊपर अपने अपने इंटरनल फैक्टर्स को लेके कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर को वो नेगेट कैसे करना चाह रहे हैं, वो इस प्रेशर को इस अपनी अपनी तरफ से इस युद्ध को जीता हुआ बता जी। के नेगेट करना चाह रहे हैं। जी। तो दोनों के पास कारण है कि वो आए इकट्ठे हों और ये युद्ध को खत्म करें, पर दोनों के पास अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी रेड लाइंस है कि जिसको पार करने के बाद समझ वो गया। अपने नागरिकों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। उम्मीद करते हैं कि शायद एक और शांति वार्ता होगी और उस शांति वार्ता में कुछ बेहतर निकलेगा, या फिर दोनों देश अपने अपने अड़ियल रवल्ले पर बने रहेंगे और दुनिया ऐसे ही पिसती रहेगी।